नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए एवं जो कॉमर्स के छात्र हैं जिनका एक विषय अर्थशास्त्र है, तो उस अर्थशास्त्र का आप लोगों को असाइनमेंट 2 मिला हुआ है अक्टूबर माह का, तो उसका मैं आप लोगों को आज गाइडलाइन करने जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों को 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है मान के आवश्यक तत्वों को समझाइए, जिसमें आपको अंक है 4 अंक है और 75 से 100 शब्दों में इसका आंसर देना है। दूसरा प्रश्न पूछा है मान की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न पूछा है आपको सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के मध्य संबंध को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए 6 अंकों का। और मान के नियम को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए, इसको भी आपको कितना पूछा है 6 अंकों में। तो इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न जो है मान और मान की लोच में से पूछा गया है और एक प्रश्न जो पूछा गया है आपको सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में से पूछा गया है आपको। तो 2 प्रश्न हमारे 4-4 अंकों के हैं और 2 6-6 अंकों के हैं। तो पहला प्रश्न आपको पूछा है आवश्यक तत्व पूछा है। तो पहले हमको ये जानना होगा मान क्या है और मान के आवश्यक तत्व या तत्व का मतलब विशेषताएं भी होता है, तो आपको विशेषताएं पूछा है। तो आवश्यक तत्व क्या है, तो मांग क्या है। तो मांग में हमको बताना है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाएगी। मतलब मांग में निश्चित कीमत का होना आवश्यक है। जब तक निश्चित कीमत का उल्लेख नहीं है तो मांग पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो हम देखेंगे कि मांग में हमको कौन कौन से आवश्यक तत्व पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला है इच्छा। तो सर्वप्रथम है मांग को पूर्ण करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज की इच्छा होनी चाहिए। जब तक आपकी किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा नहीं है तब तक वो मांग पूर्ण नहीं हो सकती है। तो इच्छा का होना आवश्यक है। दूसरा हमारा होता है साधन। तो मांग के लिए किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए, अर्थात धन होना आवश्यक है। जैसे एक भिखारी कार खरीदना चाहता है तो उसकी इच्छा तो है कार खरीदने की, लेकिन उसके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। तीसरा खर्च करने की तत्परता। अगर किसी व्यक्ति की किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा है, उसके पास धन भी है, लेकिन उस धन को खर्च करने की उसमें तत्परता नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उसकी मांग क्या नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। निश्चित कीमत। तो जब तक किसी मांग में एक निश्चित कीमत का उल्लेख नहीं होता है तब तक मांग पूर्ण नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति को 100 किलोग्राम चावल की मांग की, तो ये मांग तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक वो नहीं कहेगा कि 100 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मुझे मेरी मांग है। स्थान का होना, निश्चित समय का होना। तो किसी भी मांग के लिए एक निश्चित समय का होना आवश्यक है। अगर आपके पास इच्छा है उस कार्य को करने की, धन भी है और उस धन को खर्च करने की तत्परता भी है, लेकिन निश्चित समय नहीं है, तब ऐसी स्थिति में मांग पूर्ण नहीं हो सकती है। तो इन तत्वों का होना मांग में आवश्यक है। दूसरा हमारा प्रश्न आया है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे मांग हमारी क्या होती है, बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, पूर्ण लोचदार होती है। तो यहाँ आपको क्या पूछा है, कीमत की लोच। मतलब मांग की कीमत को लोच को किस प्रकार से कीमत जो प्रभावित करती है उसके तत्व बताना है। इनमें हमारा है वस्तु का स्वभाव। तो अगर कोई अनिवार्य वस्तु है, जैसे चावल है, गेहूं है, नमक है, तो अगर इसके कीमत में अगर वृद्धि भी हो जाती है या कमी भी हो जाती है तो मांग पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बेलोचदार होती है। अगर यही आरामदायक वस्तुएं हैं
जैसे मान लीजिए आपका टीवी है, फ्रिज है, कार है, तो अगर इसके मूल्य में कमी होती है तो लोग अधिक से अधिक खरीदना प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे इसकी कीमत में वृद्धि होती है इसमें क्या होता है, खरीदना बंद कर देते हैं। लोचदार होती है इसकी मांग। वस्तु का प्रयोग, तो बहुत कुछ हमारा डिपेंड करता है वस्तु के उपयोग करने पर। अगर मान लीजिए हमारी कोई ऐसी वस्तु है जिसको कोई अमीर व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो उसके लिए क्या है, वो ज़्यादा उपयोगी है और उसके लिए अधिक धन खर्च कर सकता है, तो उसके लिए मांग प्रभावित नहीं होगी। लेकिन निर्धन व्यक्ति के लिए मांग क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। स्थानापन्न वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं का मतलब होता है अगर एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उससे मिलती जुलती अगर मार्केट में कोई दूसरी स्थानापन्न वस्तु है तो लोग उस वस्तु को ना खरीद करके उसको खरीदना चालू कर देते। जैसे मान लीजिए चाय और कॉफी, अगर चाय की कीमत में वृद्धि होती है तो लोग क्या है, कॉफी पीना चालू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉफी की मांग बढ़ जाती है और उसकी मांग क्या हो जाएगी, चाय की मांग कम होगी, जिससे मूल्य में भी क्या हो जाएगा, कमी आ जाती है। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, तो यहाँ पे उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति भी बहुत कुछ डिपेंड करती है कि निर्धन व्यक्ति है कि अमीर व्यक्ति है। तो अगर निर्धन व्यक्ति है तो अधिक उसमें उसको निर्धन व्यक्ति के लिए ज़्यादा धन खर्च करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि हमारा देश गरीब देश है, तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा मांग पे प्रभावित नहीं पड़ता। हाँ, निर्धन व्यक्ति गरीब अमीर व्यक्ति है तो उसके लिए अगर वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। धन का वितरण, अगर समाज में धन का वितरण समान है, मतलब लगभग सब लोगों की आय ठीक है, अधिक है, तब ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति की क्रय करने की क्षमता अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में वस्तु के मांग पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, अगर किसी की धन की कमी है, अगर निर्धन लोग ज़्यादा हैं, तब ऐसी स्थिति में समाज में धन की कमी है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ने पर लोगों की मांग क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। उपभोक्ता की आदत का प्रभाव पड़ना, कई ऐसी वस्तुएं होती है जो उपभोक्ता उसका हैबिचुअल होता है, उसकी हैबिट होती है। अगर उसके हैबिट होने के कारण अगर वस्तु को अगर उसकी कीमत बढ़ा भी दी जाए या कम कर दी जाए तो विशेष रूप से उसकी मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की शराब की आदत है, या किसी व्यक्ति को तंबाकू खाने की आदत है, या किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है, तो उसमें अगर मूल्य में कमी या वृद्धि भी होती है तो उसका ज़्यादा मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु के उपभोग को स्थगित करना, अगर कई बार ऐसी वस्तु होती है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि इसकी कीमत बढ़ गई है तो हम कुछ समय के लिए उसको हम टाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए छाते की कीमत बढ़ गई है तो हम कुछ समय तक टाल सकते हैं, ठीक है भाई हम अभी छाता का उपयोग नहीं करेंगे। तो ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसको हम टाला जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, तो वहां भी मांग का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के हमारे 8-10 पॉइंट्स है, तो इसमें 4 नंबर का आया है, तो कोई भी 4 से 5 पॉइंट को आप इसमें लिख सकते हैं। उसके पश्चात हमारा प्रश्न आया हुआ है, आपका मांग के नियम को तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो मांग का नियम क्या कहता है हमारा, तो मांग का नियम कहता है, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और इसके विपरीत वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इस प्रकार कीमत में जिस दिशा में परिवर्तन होता है ठीक विपरीत दिशा में मांग में परिवर्तन होता है। तो सामान्य शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कीमत बढ़ती है तो मांग हमारी क्या हो जाती है, उसकी इकाई की मात्रा लोग अधिक से अधिक खरीदना चालू कर देते हैं। और जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो कीमत और मांग में एक दूसरे क्या है, विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसको हम तालिका के माध्यम से हम समझते हैं। तो तालिका में हमको मूल्य दिया है, मान लो संतरे का मूल्य है, अगर एक संतरे का मूल्य 1 रुपये है तो लोग 10 संतरा खरीद रहे हैं,
एक व्यक्ति है और कितना संतरा खरीद रहा है, 10 संतरा खरीद रहा है। जैसे ही हमने कीमत बढ़ा दिए, एक संतरे की कीमत 2 रुपए कर दिए, तो संतरा वो कितना खरीद रहा है, वो 8 संतरा खरीद रहा है, मतलब उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही हमने संतरे का कीमत बढ़ा के 3 रुपए प्रति संतरा कर दिए, तो वो कितना संतरा खरीद रहा है, 6 संतरे खरीद रहा है। अगर हमने कीमत बढ़ा करके 4 रुपए कर दिए, तो कितने संतरे खरीद रहा है, 4 खरीद रहा है। और अगर हमने संतरे की कीमत को क्या कर दिए, एक संतरे की कीमत 5 रुपए कर दिए, तो 2 ही संतरे खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ते जा रही है, उसकी मांग क्या होते चले जाती है, कम होते चले जाती है। मतलब इन दोनों का विपरीत संबंध है। इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से बनाते हैं। तो रेखा चित्र में हम 0 to x में क्या दिखाएंगे, मांग की मात्रा, इकाई को दर्शाएंगे, और 0 to y में हम क्या दिखाते हैं, मूल्य को दर्शाएंगे। तो हमारी मात्रा कितनी कितनी थी आपकी, तो यहाँ मात्रा हमने लिए हैं 0 से 2 इकाई, 4, 6, 8, 10, 12 हमने इकाई लिए। ठीक उसी प्रकार प्राइस हमारा क्या था, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। अब हमने 1 रुपए संतरा था, 1 रुपए कीमत थी हमारे संतरे की थी, तो हम कितना संतरा खरीद रहे थे, 10 संतरा खरीद रहे थे। और अगर हमारे संतरे की कीमत 2 रुपए एक संतरे की कीमत थी, तो हम कितने संतरे खरीदे, 8 संतरा खरीदे। कितने संतरे खरीदे, 8। और अगर हमारे संतरे की कीमत कितनी थी, 3 रुपए थी, तो हम कितने संतरे खरीद पा रहे हैं, 6 संतरे खरीद पा रहे हैं। और हमने 4 संतरे, हमारे मूल्य के एक संतरे का मूल्य कितना था, 4 रुपए था, तो हम कितने संतरे खरीद रहे हैं, 4 संतरे खरीद रहे हैं। और अगर हमने संतरे का मूल्य कितना कर दिए, 5 रुपए कर दिए हैं, तो मात्र कितने संतरे खरीद रहे हैं, 2 संतरे खरीद रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, उनको आप एक सीधी रेखा खींचते हैं, तो आपको ये सीधी रेखा जो क्या बताती है, मांग की रेखा बताती है। और मांग की रेखा ऊपर से नीचे की ओर ढलान के रूप में पाई जाती है। तो हम टिप्पणी के रूप में लिखेंगे, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग घटती है, इसलिए मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। और रेखा चित्र में दिखाया गया है कि ऋणात्मक ढलान प्रकट करता है कि किसी वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में निश्चित संबंध, विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये तो क्या था बच्चों, मांग के नियम को हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा हम समझा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको एक प्रश्न पूछा है, आपका प्रश्न आया हुआ है, आपका सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के मध्य में संबंध को तालिका एवं रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। तो आप सबसे पहले आप ये जानिए कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो भी हम इकाई का उपयोग कर रहे हैं, जैसे ही हम एक इकाई का हम एक्स्ट्रा उपयोग करते हैं, तो हमारी उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता, वस्तु के उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के जोड़ को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहा जाता है। तो इसको हम तालिका के माध्यम से कैसे समझेंगे। तो यहां भी हमारा है, संतरों की संख्या है, और सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, और कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। अगर हम 0 संतरों की संख्या लेते हैं, तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या होगी, 0 होगी। टोटल उपयोगिता भी क्या होती है, 0 होती है। अगर हम एक संतरे का उपयोग करते हैं, तो हमको वहां से मिलने वाली जो ऊर्जा है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो कितनी है, 10 यूटिलिटी है। और कुल यूटिलिटी भी कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। जैसे ही हमने 2 संतरा खाएंगे, एक संतरा खाने से हमको इतनी यूटिलिटी मिली है। जैसे ही हमने संतरे की संख्या बढ़ा दी, जैसे ही हमने 2 संतरा लिए, तो 2 संतरा खाएंगे, तो हमारी यूटिलिटी जो है, सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। हमको कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। और एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी करते चले जाना, 10 में 8 को जोड़ दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आएगी। जैसे ही हमने संतरे कितने का बढ़ा दिए, 3 संतरे लिए, तो और हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 6 हो गई। और 18 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। जैसे ही हमने संतरों की संख्या 4 किए,
तो हमारी यूटिलिटी कम हो गई, कितनी हो गई, मात्र 2 यूटिलिटी मिल रही है। 18 में 6 जोड़े 24 आया, 24 में 2 जोड़ दीजिए 26, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 26 होगी। और जैसे ही हमने 5 संतरा खाते हैं तो इसके हमसे कोई भी सीमांत उपयोगिता नहीं मिल रही है, हमको 0 यूटिलिटी मिल रही है, तो हमारी क्या रहेगी, 26 ही रहेगी। और जैसे ही 6 संतरा खाते हैं तो हमको माइनस यूटिलिटी चालू हो जाएगी, तो माइनस मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है, -2 मिल रही है। तो इस तरह से हमारा कितना मिल रही है, हमको 24 मिल रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो यहां पर आपका कहां तक, जब तक आपने 4 संतरे का उपयोग किया हो तब तक आपकी यूटिलिटी बढ़ते चले गई है और आपकी धनात्मक यूटिलिटी है। जैसे ही आपने 5वां संतरा खाया है तो आपको जो यूटिलिटी मिल रही है 0 मिल रही है, और उसके पश्चात हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी रहेगी, 26 ही रहेगी। और जैसे ही हम 6वां संतरा खाते हैं हमारी माइनस चालू हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी भी क्या हो जाती रहेगी, गिरना चालू हो जाएगी। इसको हम ग्राफ पेपर में समझेंगे। तो अब इसको ग्राफ पेपर बनाएंगे अपन, यहाँ पे क्या होगा, 0 से x लेंगे और एक कॉलम 0 to y लेंगे। तो 0 to x में आपको क्या दिखाना है, संतरों की इकाई। कौन सा आपका, एक संतरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो इकाई थी यूनिट को दिखाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 चलेगा। और आपका इस साइड क्या आएगा, 0 to y में अपन क्या दिखाएंगे, 0 to y में आपका आएगा टोटल यूटिलिटी। क्या दिखाना अपने को, कुल उपयोगिता दिखाना है। तो इसको हमारी अधिकतम उपयोगिता कहा जाएगी, 26 जा रही, तो हमने 30 तक ले ली है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। अब उसके पश्चात अगर हमारा माइनस यूटिलिटी लेंगे, 0 से नीचे अगर जाते हैं तो हमको क्या मिलेगी, -5, -10 यूटिलिटी मिल रही है कुल उपयोगिता। तो अब देखिए इसको ग्राफ पेपर में पुट अप करेंगे, तो पहले 0 to 0 करेंगे, 0 ही आएगा। जैसे ही आप एक संतरा खाते हैं तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 10। तो एक के सामने आप यहां से एक के सामने आप टिक लगाएंगे तो 10 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रही है, यूटिलिटी जो सीमांत उपयोगिता है कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। जैसे ही आपने 2 संतरा उपयोग किए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 8 मिली, तो 8 के सामने आएगा पॉइंट। जैसे ही आपने 3 संतरा उपयोग किए तो आपकी यूटिलिटी और कम हो गई है, कितनी हो गई, 6 में हो गई है। फिर जैसे ही आपने 4 संतरा किए आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई है, कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई है। और जैसे ही आप 5 संतरा का उपयोग करते हो तो आपकी यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई है। और जैसे ही आप 6 संतरे का उपयोग करते हो तो -2 आपकी यूटिलिटी क्या हो गई है, मार्जिन हो गई। तो ये ए से लेकर के ये बी पॉइंट कहलाएगा, ये आपका बताता है MU का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता। और ए से सी तक देखिए टोटल यूटिलिटी को कैसे शो करेंगे, तो टोटल यूटिलिटी देखिए 0 में हमारा 0 है। यहाँ पे देखो 1 के सामने आपका कितना 10 आया है, तो 1 के सामने 10 में पॉइंट लगाएंगे। और देखिए दूसरा 2 संतरे के सामने हमारा कितना आया था, टोटल 18 आया था। तो 18 कहां पे आ रहा है, ये 15 है, यहाँ 17.5 तक आ रहा है, ये 18 आ रहा है, तो ये 18 में पॉइंट लगाए। 3 में आपका 3 संतरों के सामने में हमारा कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24। तो 3 के सामने में ये 24 क्या आएगा, 25 से थोड़ा नीचे आएगा। अब उसके पश्चात हमारा 4 में देखेंगे तो 4 में हमारा कितना बता, 26। और 5 में भी हमारा कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। और जैसे ही हमने 6वीं इकाई की है हमारे टोटल मार्जिन, टोटल यूटिलिटी गिर गई है, गिर के कितनी हो गई, 24 हो गई है, नीचे की ओर ढलान चालू हो गया है। फिर हम यहाँ पे 0 से लेके सी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारी क्या रेखा बता रही है आपको, टोटल यूटिलिटी बता रही है। तो ए से लेके सी जो है टोटल यूटिलिटी वक्र है, और हमारी कौन सी ए से लेकर के बी पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, आपका सीमांत उपयोगिता बता रही है। और यहाँ पे पॉइंट 0 से लेकर के 26 तक हमारा क्या बता रही है, मार्जिनल यूटिलिटी बता रही है। तो इसको आप क्या बता सकते हो, इसको व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करेंगे तो बताएंगे कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। और सारणी के चित्र में के अनुसार ए बी के विस्तार के बीच में क्या बता रहा है हमको, सीमांत उपयोगिता कम हो रही है लेकिन धनात्मक है, और अतः कुल उपयोगिता क्या हो रही है, घटते दर पे आ रही है।
ठीक उसी प्रकार जब सीमांत उपयोगिता 0 है, सीमांत उपयोगिता क्या है 0 है, तो कुल उपयोगिता क्या है अधिकतम है 26 है। बी बिंदु पर MU 0 है और TU जो है C पॉइंट जहां पे सबसे अधिकतम यूटिलिटी पाई जाती है, सबसे अधिकतम यूटिलिटी पाई जाएगी। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है, सीमांत उपयोगिता किसमें आ गई हमारी ऋणात्मक आ गई है, तो उस समय हमारी कुल उपयोगिता भी कम होना आरंभ हो चुकी है। हमारी भी ये ऋणात्मक गई है और ये भी हमारा क्या होने लगा है कम होने लगा है। तो इस तरह से हमको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या दर्शाना है बच्चों, संबंध दर्शाना है चार्ट के माध्यम से। तो आप लोगों के पुस्तकों में आपको अच्छे से दिया है, आप लोग और इसको अच्छे से समझ करके बढ़िया से आप अपना असाइनमेंट को तैयार करेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों को इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को क्या हो सके, लाभ हो सके। और अगर आपने इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और अकाउंट के संबंध में आपको विभिन्न वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, जिसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।